चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, इसका हमारा फर्स्ट क्लास है। और इसका रिकॉर्डिंग किसी रीजन से खराब हो गया था बोल करके ये अभी तक यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं करवाया गया है। बट ये जो वीडियो है ये आपके यूट्यूब चैनल में आ जाएगा। कई स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा था कि सर फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है उसका जो फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है उसका सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास तो अभी तक नहीं अपलोड हुआ होगा। तो ये सारे क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे क्लास हैं। बट पहला क्लास कहाँ गया, कई स्टूडेंट्स का ये कंसर्न था। तो फाइनल अकाउंट का जो पहला क्लास था विदाउट एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है उसका जो पहला क्लास था वो हमारा हुआ था और उसका रिकॉर्डिंग भी हमने किया था। बट कुछ रीजन की वजह से रिकॉर्डिंग में जो ऑडियो था वो नहीं आ पाया था, इसी के लिए मैं दोबारा से करा रहा हूं जो पहला क्लास है। और ये आपके एप्लीकेशन पे और यूट्यूब चैनल दोनों जगह अवेलेबल हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट का और एक नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट का और एक नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सर, फाइनल अकाउंट का और एक नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें होती है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, और तीसरा बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें होती है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। हम एक एक करके तीनों चीज को देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक है, तीनों को एक एक चीज एक एक करके देखेंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। हम तीनों को एक एक करके देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। छोटा सा एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्या होता है। डिटेल में हम देखेंगे। छोटा सा अभी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। कोई भी बिजनेस को अपना प्रॉफिट या लॉस जानना होता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना नुकसान हुआ हमारा, ये चीज जानना होता है हर बिजनेस को। तो वो जाने कैसे, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है कि जो भी उसने साल भर या जिस पीरियड का वो जानना चाह रहे हैं, सपोज दैट कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपने लास्ट मंथ के प्रॉफिट या फिर मुझे नुकसान हुआ ये मैं जानना चाहता हूं। लास्ट मंथ मुझे क्या हुआ ये मैं जानना चाहता हूं। तो मैं पीरियड कौन सा देख रहा हूं, 1 मंथ। तो जिस भी पीरियड का हमको जानना है प्रॉफिट या लॉस, उस पीरियड का जो भी ट्रांजेक्शन्स है हम उसको ऐसे सजा करके एक जगह लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि हमको ये पता चल सके कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसी को जो मैंने कहा कि हम जो सजा करके एक जगह लिखेंगे, तो वही जो लिखेंगे हम जिस जगह, उसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। छोटा सा एक मैंने ओवरव्यू दिया, आपको अगर ना भी समझ आए तो कोई टेंशन ना लेना, क्योंकि हम डिटेल में देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है। बात करते हैं
ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो एक साथ बनाया जाता है। जो ऊपर का जो सेक्शन होता है, ठीक है, वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है और जो नीचे का सेक्शन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। मतलब कि कुछ इस तरह से चीजों को लिखा जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके एक फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मेट रहेगा, ये अमाउंट रहेगा और यहां पर आपका पर्टिकुलर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे एक सेक्शन रहेगा जहां पर वही अगेन पर्टिकुलर रहेगा, इधर अमाउंट रहेगा और इधर एक तो डेट भी रहेगा। नहीं, डेट इसमें नहीं रहता, ठीक है, डेट लेजर अकाउंट में रहता है, सॉरी। तो इस तरह से बनाया जाता है जिसमें कि आपका जो ऊपर का जो सेक्शन है, ये वाला, ये सेक्शन जो है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है और नीचे का सेक्शन जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ये वर्टिकल फॉर्मेट है, ये मैं जो आपको बता रहा हूं वर्टिकल फॉर्मेट है। कुछ स्टूडेंट बोलते होंगे सर ये आप क्या बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप यही फॉर्मेट चल रहा है, टी शेप जो फॉर्मेट है, ये वाले फॉर्मेट जो है ना, ये आप खत्म हो चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट, फिर यहाँ पीएल अकाउंट, ये वाले फॉर्मेट अब खत्म हो चुके हैं। कुछ आइटम इधर आते थे, कुछ आइटम इधर, कुछ आइटम इधर, कुछ आइटम इधर, ये अब खत्म हो चुके हैं। अब वर्टिकल फॉर्मेट चल रहा है और आपको इसी हिसाब से सीखना है, इसी हिसाब से अब मार्केट में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया जा रहा है। तो मैंने क्या बताया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाया जाता है, जिसका ऊपर का सेक्शन जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट होता है और जिसका नीचे का सेक्शन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। हम पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। हम पहले बात करेंगे किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमको सबसे पहले यह समझना होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है वो तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं हमको पहले यह समझना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चल सके। समझे कि नहीं, हमने जो भी सामान खरीदा और सामान को बेचा उससे हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ, ये हमको पता करना होता है, जिसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब कैसे हमको पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ? तो स्टूडेंट्स, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, मैंने क्या बोला, सबसे पहला चीज मैंने जो बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमको पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ। अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैसे पता चलेगा? नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो भी डिफरेंस आएगा या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो वो ग्रॉस लॉस होगा। मतलब ये दोनों का जो भी डिफरेंस निकल करके आएगा या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो वो ग्रॉस लॉस होगा। अगर नेट सेल्स ज्यादा है, नेट सेल्स ज्यादा है तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है भाई, अगर सेल हमारा ज्यादा है, खर्चा कम है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है तो हमको ग्रॉस लॉस होगा। तो कुल मिलाकर के अभी मैंने जितने भी
बातें आपको बताई, एक बार समराइज कर देता हूं। एक बार उसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं, मैंने क्या क्या अभी तक आपको बताया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाया जाता है, जिसमें कि ऊपर का सेक्शन जो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है और नीचे का सेक्शन जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। एक मिनट। चलो, हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो भी डिफरेंस होता है, या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो वो ग्रॉस लॉस होगा। अगर नेट सेल्स ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए, और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैसे पता चलेगा? नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो भी डिफरेंस होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है। अगर स्टार्टिंग से हमारा डिस्कशन का बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ प्रिपेयर किया जाता है, जिसका ऊपर का सेक्शन होता है ट्रेडिंग अकाउंट और जिसका नीचे का सेक्शन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम अभी बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। चलो, मैंने आपको बता दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैसे पता चलेगा। अब बात करते हैं नेट सेल्स क्या है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। आया ना, मन में सवाल आ रहा होगा ना कि नेट सेल्स सर क्या है, नेट सेल्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, नेट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स से क्या मतलब है? व्हाट यू मीन बाय टोटल सेल्स? तो अगर आप किसी भी बिजनेस में देख लीजिए, सेल्स जो होते हैं ना वो उधारी में होते हैं और नकदी में होते हैं। उधारी में भी होते हैं, नकदी में भी होते हैं। तो हमको दोनों को कंसीडर करना है और उसको हम बोलते हैं टोटल सेल्स। मतलब टोटल सेल्स अगर मैं बोलूं तो आप ये समझ सकते हैं कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ठीक है। टोटल सेल्स का मतलब आप ले सकते हैं कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, ले सकते हैं नहीं। टोटल सेल्स का मतलब यही है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, और उसमें से अगर सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो उसको आप बोलेंगे नेट सेल्स। अब बात करते हैं सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ये भी हमको थोड़ा समझा दीजिए ना। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जानने के लिए हमको कुछ बातें पता होना चाहिए। सबसे पहला, ओपनिंग स्टॉक। सारी चीजों को मैं समझाऊंगा, पैसेंस रखें। परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर। सबसे पहला तो हमको ओपनिंग स्टॉक क्या है समझ नहीं आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक आप अजीब अजीब वर्ड यूज कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है ओपनिंग स्टॉक क्या है। देखो, मैं आपको समझाता हूं। मेरे एक क्लाइंट का किस चीज का दुकान है? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का दुकान है। ठीक है। उसका जो बिजनेस है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदता है और उसको बेचता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में आपका मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, और आपके हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता है, फ्रिज, टीवी, कूलर,
ये सारे वो खरीदता है, बेचता है। ठीक है, तो मान लो वो अपना हिसाब किताब जो है एक महीने का जानना चाह रहे हैं, 1 मंथ का, तो उसका पीरियड क्या हो गया, 1 मंथ। उसका पीरियड क्या हो गया, 1 मंथ। और जेनरली फाइनल अकाउंट जो बनता है वो 1 साल का बनता है। कितने साल का बनता है, 1 साल का। कैलेंडर ईयर के हिसाब से बनता है या फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाया जाता है। अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, सर कैलेंडर ईयर क्या है और फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो स्टूडेंट, कैलेंडर ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो होता है वो कैलेंडर ईयर होता है। ठीक है ना। 1 जनवरी को देखोगे तो सब न्यू ईयर आपको विश करते हैं, क्यों, क्योंकि 31 जनवरी साल का लास्ट होता है, तो इसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। बट फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग की दुनिया में कैलेंडर ईयर का यूज नहीं होता, यहां पर यूज होता है किसका, फाइनेंशियल ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर क्या है, जिस तरह कैलेंडर ईयर चालू होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, उसी तरह फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल। कब चालू होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर ध्यान दोगे तो दोनों 12 महीना है, दोनों 12 महीना है, ये भी। बट कैलेंडर ईयर चालू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर जो चालू होता है 1 अप्रैल को चालू होता है और एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो अगर आप कहीं पर कल के डेट में एज ए अकाउंटेंट जॉब कर रहे हो किसी बड़ी कंपनी में, तो तुमको 1 जनवरी को तो वो हैप्पी बर्थडे बोलेंगे ही, सॉरी हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे ही, हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूं, 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे ही। बट जैसे ही 1 अप्रैल आएगा तो आपको अप्रैल फुल मनाएंगे और हैप्पी न्यू ईयर भी बोलेंगे, अगर आप अकाउंटेंट के पोस्ट में कहीं पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अकाउंटेंट के लिए जो, या फिर बिजनेसमैन के लिए जो न्यू ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल होता है। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो तो बात करते हैं, हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक बिजनेसमैन जो है वो अपना 1 मंथ का, ठीक है ना, हिसाब किताब जानना चाह रहा है कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस लॉस हुआ। तो वो सामान खरीद रहा है, सामान बेच रहा है, सामान खरीद रहा है, सामान बेच रहा है। बताओ भाई, सामान अगर खरीदा, मेरे क्लाइंट ने 10 पीस कूलर, क्या खरीदा, 10 पीस कूलर, जिसमें से 5 पीस बेच दिया, 5 पीस बेच दिया, तो बचेगा कितना पीस, 5 पीस। बिल्कुल, बहुत छोटा सा बात मैंने बोला, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। खरीदा कितना पीस, 10 पीस, उसने बेचा कितना, 5 पीस, बच कितना गया, 5 पीस। मतलब ये क्या है, परचेज है। ये क्या है, परचेज है, जो उसने 10 पीस खरीदा। ये क्या है, सेल है। ये क्या है, सेल है, जो उसने 5 पीस बेचा। और जो ये बच गया 5 पीस, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। और यही स्टॉक पीरियड के एंड में, ठीक है, यही स्टॉक पीरियड के एंड में अगर बचता है ना, तो हम इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। मान लो कि हम 1 महीना का हिसाब किताब कर रहे हैं, ठीक है ना, जनवरी का, 1 जनवरी टू 31 जनवरी। ठीक है, जनवरी 31 महीने का होता है। हाँ, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी का हम हिसाब किताब करने बैठे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जनवरी में हमारा परचेस कितना हुआ था, 10 पीस। जनवरी में हमने बेचा कितना, 5 पीस। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, 5 पीस। और यही क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे, जो बच गया उसको फेंक देंगे क्या, नहीं, हम उसको बेचेंगे, उसको अगले पीरियड में शिफ्ट करेंगे। कब, फरवरी में शिफ्ट करेंगे उसको। बोलो हाँ, फरवरी में शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो जब हम
ये क्लोजिंग स्टॉक को फरवरी में जब शिफ्ट करेंगे ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि ये जो 5 पीस है ये पिछले महीने का है, ये पिछले महीने का है, जो कि हमने इस साल सॉरी इस महीने लेकर के आया है। क्यों? क्योंकि हमको सेल करना है ना, फेंकना थोड़ी है। तो ओपनिंग और सॉरी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में समझ आया कि अगर पीरियड के एंड में कुछ सामान बच जाता है जो हमने खरीदा था बेचने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम शिफ्ट करते हैं अगले पीरियड में, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर देखो, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैंने क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, जो हमने परचेज किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। मतलब मैंने आपको ओपनिंग स्टॉक समझा दिया, परचेज समझा दिया, क्लोजिंग स्टॉक समझा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको नहीं समझाया। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है, आपको एक लाइन बताता हूं, उसको याद कर लो। मैं तो ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के आपको कई सारे नाम बताऊंगा जो आपको बुक में दिए गए हैं, ठीक है? फिर भी एक लाइन याद कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब तुम हमेशा इस चीज से लेना कि तुमको वो खर्चा करना मैंडेटरी था। अगर तुम वो खर्चा नहीं करते तो तुम वो सामान को खरीद नहीं सकते थे। खरीद नहीं सकते थे बोलने का गलत होगा। तुम अगर वो खर्चा नहीं करते तो वो सामान तुम बेच नहीं पाते। या फिर अगर तुम्हारा बिजनेस खरीदना और बेचना नहीं है, तुम्हारा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, तुम कुछ सामान बनाते हो उसके बाद बेचते हो, तो अगर वो खर्चा तुम नहीं करोगे तो वो सामान को बेच नहीं पाओगे। मतलब जाहिर सी बात है, बना नहीं पाओगे तो बेचोगे कहां से? एग्जाम्पल देता हूं, मान लो जो मेरा क्लाइंट है 10 पीस जो कूलर खरीदा, तो वो किसी और से खरीदा होगा। बिल्कुल सर, किसी और से खरीदा होगा। मान लो कि उसने कहीं बाहर से खरीदा, मतलब कि अपने स्टेट के बाहर से उसने परचेस किया। वो ये वहां गया था, इसने 10 पीस कूलर का ऑर्डर दिया, ठीक है? मान लेते हैं एक कूलर का दाम कितना है, 6,000 रुपया। तो 10 कूलर का दाम कितना हो गया, 60,000। 60,000 हो गया। तो इसने 10 पीस कूलर का ऑर्डर दिया, 60,000 पेमेंट किया। तो जो वहां पर दुकानदार था वो बोला कि मैं आपको भिजवा दे रहा हूं, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग लगेगा कितना? ट्रांसपोर्टिंग लग जाएगा आपको 3,000 ट्रांसपोर्टिंग लग जाएगा। 3,000 ट्रांसपोर्टिंग लग जाएगा। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों ने ये जवाब दो कि अगर मैं 3,000 ये पेमेंट नहीं करूं तो क्या मैं कूलर बेच पाऊंगा क्या? अरे भाई, बेचने का तो दूर की बात है, ये कूलर मेरे को मिलेगा कैसे? बेचने का तो दूर का बात, कूलर मुझे मिलेगा कैसे? तो सामान को मुझे बेचने के लिए, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्टिंग देना जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ट्रांसपोर्टिंग दूंगा तभी कूलर मेरे पास आएगा, तभी ना मैं बेचूंगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है वो खर्चा जो कि हम सामान को परचेज करने के लिए, सॉरी सेल करने के लिए हमको देना जरूरी है। समझे कि नहीं? करेक्ट। सेल करने के लिए बोलना ज्यादा सही नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम ये बोले तो ज्यादा सही होगा कि सामान को खरीदने के लिए, या अगर हम बना रहे हैं तो सामान को बनाने के लिए खर्चा करना जरूरी है। उसको अगर ना करें तो हम सामान को खरीद नहीं सकते या सामान को बना नहीं सकते, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। ठीक है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, समझ आ गया? ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमको जानना है तो ओपनिंग स्टॉक मैंने बताया पीरियड के स्टार्टिंग में पिछले पीरियड से जो भी सामान इस पीरियड में शिफ्ट किया गया है उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। उसको लेंगे उस पीरियड के दौरान, जिस पीरियड का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस पीरियड के दौरान हमने कितना परचेज किया है और उस परचेज से रिलेटेड हमारे कितने खर्च हुए हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेज करने के लिए सामान जो खर्चा हमको करना पड़ता है, मैंने गलती से एक चीज बोल दिया कि सेल्स करने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। नहीं, सेल्स करने के लिए जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको नहीं बोलेंगे, वो गलत होगा। परचेस
करने के लिए जो भी खर्चा हमको करना पड़ता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो परचेज करने के लिए या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में तो सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी खर्चा हमको देना पड़ता है उस खर्चे से हम बच नहीं सकते। अगर वो नहीं करेंगे तो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे या फिर परचेज नहीं कर पाएंगे, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसके बाद जो सामान बच जाए उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, उसको हमको माइनस करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको पता चल जाएगा और हमको नेट सेल्स पता चल गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गया। तो नेट सेल्स अगर ज्यादा है तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है तो हमको ग्रॉस लॉस हुआ है। स्टार्टिंग से मैं एक बार जो भी अभी तक हमने डिस्कशन किया एक बार उसको उसका समरी में यहां लिख देता हूं। फाइनल अकाउंट वो और एक नाम से जाना जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाया जाता है। ऊपर का सेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट होता है और नीचे का सेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता कैसे चलता है, नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो भी डिफरेंस होता है या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। अगर नेट सेल्स ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस होगा। नेट सेल्स हमको कैसा पता चलेगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, हमको नेट सेल्स पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको कैसा पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको कैसा पता चलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। और यहां पर परचेज लिखना गलत होगा, नेट परचेस। यहां पर क्या लिखेंगे हम, नेट परचेज। और नेट परचेज हमको कैसा पता चलेगा, जैसे कि हमको नेट सेल्स पता चलता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसी तरह नेट परचेज भी हमको पता चल जाएगा। नेट परचेज कैसे पता चलेगा, कैश परचेज माइनस प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, तो नेट परचेज पता चल जाएगा प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे हमको पता चलेगा, ओपनिंग स्टॉक जो कि पीरियड के स्टार्टिंग में जो लास्ट पीरियड से सामान को शिफ्ट किया गया रहता है, जो नहीं बिके रहता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। नेट परचेज मतलब उस पीरियड के दौरान अगर हमने कोई परचेज किया है उसको बोलेंगे नेट परचेज। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब परचेज से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं जो कि हमको बाउंड है देना उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्लोजिंग स्टॉक जो पीरियड के एंड में बच जाए उसको बोलता है क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कुल मिलाकर बातें इतनी ही है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आया हो और क्लास 2, 3, 4 सब आपके यूट्यूब में अवेलेबल है। पहले क्लास में हमारा डिस्कशन इतना ही हुआ था जिसको कि मैंने फिर से आपके साथ किया और ये यूट्यूब में आपका चला जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को मैं ऐड करता हूँ। थैंक यू सो मच।